नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, हमें भारत सरकार से संदेश मिला है कि हमारी वापसी का इंतजाम हो रहा है और हो गया है, लेकिन अभी बस हमारे पास नहीं पहुंची है। ये सब है प्रभु एस के जो सूडान के अल्फसार में फंसे हुए हैं। व्हाट्सएप कॉल पर बीबीसी से बातचीत में वो बताते हैं, मैं अपने गांव में गरम मसाला बेचने, प्लास्टिक कपड़े से बने फूलों को बेचने का काम करता था, लेकिन वो नहीं चला। मेरे गांव से सूडान में लोग गए थे और उन्होंने बताया कि वो वहाँ आयुर्वेदिक दवा बेचने का काम करता है। इसका बाद मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ आ गया। प्रभु कर्नाटक के चन्नागिरी से आते हैं और 10 महीने पहले ही सूडान आए थे। वो बताता है, मैं भी आयुर्वेद की दवा बेचता हूँ, मैं दवाओं के बारे में जानता हूँ। हम शुगर, गैस, बदन और सिर दर्द के लिए दवा और बालों के लिए भी तेल बनाता हूँ। बीच में फोन पर काट कर प्रभु कहता है कि मकान मालिक आया है और वो हमें निकलने के लिए कह रहा है। वो चिंता व्यक्त करते हुए कहता है, जैसे ही बस आएगी हम निकल जाएंगे। यहाँ हमारे ही गांव के 50 से ज़्यादा लोग हैं। बस में अगर 2 गार्ड होंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि लूट के मामले सामने आ रहा है। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में बसे सूडान में अर्धसैनिक बल, रैपिड सपोर्ट फोर्स और सेना का बीच लड़ाई जारी है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता अरिंदम बख्शी ने ट्वीट किया है कि वहां फंसे भारतीयों को लेकर पहला जत्था रवाना हो चुका है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, INS सुमेधा 278 लोगों के साथ सूडान पोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना हो चुका है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ये घोषणा की थी, सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावरी जारी है। सूडान के बंदरगाहों पर 500 भारतीयों पहुंच चुका है और लोग भी रास्ते में हैं। हमारा जहाज और एयरक्राफ्ट उन्हें लाने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक सूडान के अलग अलग इलाकों में 3000 भारतीय फंसे हुए हैं। इन लोगों में 180 से ज़्यादा लोग कर्नाटक की हक्की-पिक्की जनजाति के बताया जा रहा है। प्रभु ऐसे भी इस जनजाति से आता है। ये जनजाति भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के खासकर जंगली इलाका में बसती है। ये जनजाति पक्षी पकड़ने और शिकार करने का काम करता है। बेंगलुरु में मौजूद स्थानीय पत्रकार इमरान कुरैशी बताता है कि इस जनजाति को लोग पहले चिड़िया पकड़ने का काम करता था, लेकिन इस पर रोक लगने के बाद वो पाँव में दर्द, गैस आदि समस्याओं के लिए जड़ी बूटियों और पेड़ पौधा से दवा, तेल निकालने का काम करने लग गया। उनके अनुसार इस जनजाति को लोग अपना सामान अफ्रीका के देशों सिंगापुर और मलेशिया में बेचता है। सूडान में भारत का राजदूत रह चुके दीपक बोहरा बताता है कि भारतीयों की सूडान में शक है और इस देश के लोग भारतीयों पर भरोसा भी बहुत करता है। वो साल 2005 से 2010 तक वहाँ का राजदूत रह चुका है। वो बताता है, मैं 2 अहम घटनाओं का साक्षी बना हूं। साल 2005 में जब सूडान में सरकार और विद्रोही के बीच शांति समझौता हुआ था, उस समय भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दल के तहत भारतीय सेना भी वहां गए थे। वही साल 2011 में दक्षिणी सूडान अलग हो गया था। सूडान के हर कोने से हजारों की संख्या में लोगों इलाज कराने के लिए भारत भी आता है। ऐसे में सूडान के लोगों में ये विश्वास है कि भारतीय मेडिकल साइंस में बहुत तजुर्बाकार है। सूडान में भारतीयों के आयुर्वेद की दवाओं बेचने के सवाल पर वो कहता है, वहाँ आयुर्वेद काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ का लोग को भारतीयों पर विश्वास भी है। ऐसे में भारतीय आयुर्वेद उत्पादों, जड़ी बूटियाँ के साथ ये लोग वहाँ गए हैं। दीपक बोहरा कहता है, दारफूर की स्थिति तो बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ जंग चलती रहती हर टाइम है। ऐसे में भारतीयों वहाँ क्यों जाता है पता नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि वो आयुर्वेद की उत्पाद बेचने के लिए जाता है। तो ये संभव है क्योंकि सूडान में भी स्वास्थ्य सेवाओं चरमरा गया है और वहाँ आयुर्वेद का चलन है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि आयुर्वेद की दवाओं के लिए ना आपको अस्पताल की ज़रूरत है और दवाई भी आपको घर पर ही मिल सकता है, शायद इसलिए भारतीय लोग सूडान जाता है। पूर्व राजदूत दीपक बोहरा और बताता है कि वहाँ बसे भारतीयों निर्यात का काम ज़्यादा करता है। दीपक बोहरा के अनुसार वहाँ बसे भारतीयों अपनी दुकानों के लिए अपने देश और चीन से उपभोक्ता वस्तु, कपड़े आदि
खरीदते हैं और बेचता है, लेकिन किसी तरह की इंडस्ट्रीज में वो नहीं है और उनकी काफ़ी इज्जत है। रिपब्लिक ऑफ सूडान में ज़्यादातर गुजराती बसता है और राजदूत के मुताबिक वहाँ सब सिद्धि गुजराती लोग हैं। वही रिपब्लिक ऑफ दक्षिणी सूडान में भारत से आए लोग बसे हुए हैं। सूडान में अर्धसैनिक बल, रैपिड सपोर्ट फोर्स और वहाँ की सेना अपने सामने है। इस संघर्ष में अब तक 400 से ज़्यादा लोग मर चुका है। इस लड़ाई को 10 दिन बीत चुका है। ये लड़ाई 15 अप्रैल को शुरू हुई थी। संघर्ष का केंद्र में 2 जनरल सूडानी आर्म फोर्स के प्रमुख अब्दुल फतेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर मोहम्मद हमदान दागाले है, जिन्हें हमदेती के नाम भी जाना जाता है। एक समय में दोनों ने मिलकर काम किया था और देश में तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब सूडान में दबदबे के लिए दोनों का बीच की लड़ाई जारी है। जानकारों के अनुसार जिन देशों में तेल का भंडार होता है वहाँ लोगों की आर्थिक संभावना ज़्यादा नजर आता है। हालांकि सूडान की आर्थिक हालत के बारे में बताया जाए तो सालाना प्रति व्यक्ति आय $700 का है। पूर्व राजदूत दीपक बोहरा बताता है कि दक्षिण पश्चिमी और उत्तर में बहुत घूमे हुए हैं। वो बताता है भारत का लोग सूडान इसलिए भी जाता है क्योंकि वहाँ 1970 के मध्य में तेल मिला था, जिसके बाद देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी विकास हुआ और भारत से कई NGO के वो पेशेवर 1990 में वहाँ गए थे। दक्षिण सूडान के आज़ाद होने पर भी कई भारतीय वहाँ आए। साल 2011 में दक्षिणी सूडान आज़ाद हुआ था और 80% तेल वहाँ चला गया था। सरकारी आंकड़े को अनुसार सिर्फ 2022 में ही सूडान में 41.8 टन सोने के निर्यात से करीब $2.5 अरब की कमाई की थी। सूडान संकट के बारे में बारीक जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट सोबिट वर्ल्ड माइकल ने BBC को बताया, आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के लिए सोने की खदानें की आय का मुख्य स्रोत है और इस संघर्ष का समय ये रणनीतिक रूप में अहम हो गया है। पूर्व राजदूत दीपक बोहरा BBC से बातचीत में भरोसा दिलाते हुए कहता है कि इससे पहले यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था, जिसके तहत हजारों की संख्या में भारतीयों को सुरक्षित लाया गया था। वो बताता है कि भारत ने ऐसा कई सफल ऑपरेशन पहले भी चलाया है, जहाँ न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि दूसरे देशों को लोगों को भी प्रभावित देशों से निकालने में मदद की है। ऐसे में सूडान में फंसे भारतीयों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।